हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में आज हम सीड जर्मिनेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सीड जर्मिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन, सीड के क्या पार्ट्स होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पार्ट्स की हमने बात की, इनसाइड एंड आउटसाइड। सीड कोट का क्या फंक्शन होता है, सीड जर्मिनेशन के अंतर्गत कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, इसके बारे में बात की। सीड जर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है और सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन निम्न दो प्रकार का हो सकता है, जैसे एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन हम किसे बोल रहे हैं? अनेक डाइकॉट प्लांट्स जैसे कोकोमिनीज है, डॉलिकस है, लिसिनस है, एलियम है, तो कुछ बीन्स और पाइन जो सीड हैं, इनमें क्या होता है, ये जो मोनोकॉट्स हैं कुछ, इनमें क्या होता है कि कॉटिलीडन्स के इलॉन्गेशन के कारण यह सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, जिससे जो नया सीडलिंग बन रहा है उसको एस्टेब्लिश होने में जो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स की तरह ये फंक्शन करने लगते हैं, और इस प्रकार का जो जर्मिनेशन है वो एपीजियल कहलाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि भूमि के ऊपर होने वाला जर्मिनेशन क्या कहलाएगा? एपीजियल कहलाएगा। तो एपीजियल जर्मिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीन्स एंड पाइन seed and is considered evolutionary more primitive than hypogeal germination। एपीजियल जो होता है वो हाइपोजियल से प्रिमिटिव होता है। During germination, the cotyledons are raised above the ground where they continue providing nutritive support to the growing points। इस टाइप के जर्मिनेशन में जैसे पहले भी बताया है, कॉटिलीडन्स क्या आते हैं, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं जर्मिनेशन के दौरान। अब हम बात करते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन के। हाइपोजियल जर्मिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी सीड्स और गैसेस सच एज कॉर्न एंड मैनी अदर स्पीसीज। तो जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है वो कॉर्न में होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द कॉटिलीडन्स और compatible storage organs remain beneath the soil while the plumule push upward emerge above the ground। इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉटिलीडन्स और जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं वो मिट्टी के नीचे ही रहते हैं, जबकि प्लूम्यूल जो होता है वो ऊपर की ओर आकर डेवलप करता है। इसके हम डायग्राम से इनको समझेंगे। अगले पॉइंट्स इन दोनों के अंतर को लेते हुए हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रूट एस्टेब्लिशमेंट द हाइपोकोटाइल बिगिंस टू elongate इन द आर्च दैट ब्रेक थ्रू द सॉइल, पुलिंग द cotyledon and the enclosed plumule through the ground and projecting them into the air। इस कंडीशन में हाइपोकोटाइल का elongation होता है और जिससे यह मिट्टी को तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं इसके कॉटिलीडन्स। जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? इन हाइपोजियल जर्मिनेशन द एपिकोटाइल इज रैपिडली इलोंगेटिंग स्ट्रक्चर regardless of their above ground or below ground location। the cotyledons or compatible storage organ continue to provide nutritive support to growing points throughout germination। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि
कुल मिलाकर हम देखें तो हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन में हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है वो भूमि के नीचे होता है। एपीजियल जर्मिनेशन जो होता है उसमें सीड भूमि के ऊपर जर्मिनेट करता है। तो स्टेजेस हम देखेंगे डायग्राम से, देखिएगा हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन को हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। देखिए सीड रेडिकल निकला है, सीड कोट ब्रेकआउट हुई, रेडिकल ग्रो कर रहा है नीचे की ओर और ये जो कॉटिलिडन्स वाले पोर्शन है वो मिट्टी के ऊपर आ गए हैं और जर्मिनेट करके फॉलियोज लीफ का निर्माण करते हैं। देखिए एपिकोटाइल वाला पोर्शन कॉटिलिडन्स, हाइपोकोटाइल, जबकि पी सीड में क्या हो रहा है देखिएगा, ये रहा हाइपोकोटाइल्स रेडिकल्स निकले, जर्मिनेट किया, फॉलियोज लीफ ऊपर आ रही हैं, जर्मिनेट करके नया प्लांट बना रही हैं सीडलिंग। देखिए कॉर्न के केस में इस प्रकार से दिखाई देता है जर्मिनेशन। कॉर्न में जो जर्मिनेशन होता है वो हाइपोजियल होता है। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो मिट्टी के नीचे हैं। देखिए तो ये तो रहा जर्मिनेशन की टाइप, दो प्रकार का जर्मिनेशन हमने पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं जर्मिनेशन के लिए आवश्यक फैक्टर्स, या हम ये बोल सकते हैं जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। तो जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। वाटर चाहिए इसके लिए, गैसेस चाहिए, टेम्परेचर की एक मात्रा चाहिए, लाइट चाहिए एंड नाइट्रेट्स चाहिए। तो हम कोई करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का सबसे पहला स्टेप, जो जर्मिनेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जल का इम्बाइबिशन, जल का अंतःशोषण। अंतःशोषण के लिए यानी कि इम्बाइबिशन के लिए जल की उपलब्धता उस मीडियम के संयोजन पर निर्भर करती है जिससे जर्मिनेशन होता है। हार्ड सीड कोट की प्रेजेंस मीडियम से जल के अवशोषण में बाधक होती है। यदि कोई सीड की जो सीड कोट हार्ड है तो वहाँ वाटर के अब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। ऑस्मोटिक प्रभाव के कारण मीडियम में साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ सीड द्वारा जल के एब्जॉर्प्शन के लिए जल की उपलब्धता की कमी होती जाती है। यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर वाटर के स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी। जो सॉइल कोलाइड्स द्वारा जल का कैपिलरी फोर्स व जो सॉइल एग्रीगेशन है वो भी अंकुरण के लिए जल की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। तो एक प्रकार से हम देखें तो जल जो होता है वो जर्मिनेशन के लिए बहुत इसेंशियल फैक्टर है। तो हम बात करते हैं गैसेस, जिसमें कि ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन जो होती है जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन इस प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश सीड में यदि वायु में 20% ऑक्सीजन हो तो वह सही से जर्मिनेट कर सकते हैं। और जर्मिनेशन पर CO2 का प्रभाव O2 के प्रभाव के जस्ट विपरीत होता है। यदि हम कंबाइंड गैसेस की बात करें तो CO2 का जो प्रभाव होता है O2 के प्रभाव के ठीक विपरीत होता है। यदि मीडियम में CO2 की मात्रा बढ़ा दी जाए तो अधिकांश बीज में जर्मिनेशन नहीं हो पाता। वायुमंडल में इथाइलिन व अन्य पॉल्यूटेड गैसेस की प्रेजेंस भी जर्मिनेशन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हमने गैसेस को देखा, गैसेस किस प्रकार से सीड जर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर
टेम्परेचर। अधिकांश सीड कम टेम्परेचर में जर्मिनेट ही नहीं हो पाते। टेम्परेचर का प्रभाव प्रमुख रूप से जर्मिनेशन के दौरान सीड के अंदर होने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर होता है। टेम्परेचर के प्रभाव से संभवतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन व प्रोटीन के स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और सीड जर्मिनेशन के लिए अनुकूलम जो तापमान है वो वैरायटी ऑफ सीड पर डिपेंड करेगा। अधिकांश उष्णकटिबंधीय प्रजातियों के लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस प्रकार हमने देखा टेम्परेचर, वाटर एंड गैसेस की बात की। अब हम नेक्स्ट फैक्टर ले रहे हैं लाइट। अधिकांश सीड जो होते हैं वो डार्क में ही अंकित होते हैं, परंतु अनेक जातियों के बीज अंकुरण के लिए लाइट पर डिपेंड करते हैं। यह सीड फोटोब्लास्ट कहलाते हैं। लाइट की क्वालिटी भी जर्मिनेशन की रेट को प्रभावित करती है। जैसे पर्टिकुलर किसी प्लांट में रेड लाइट द्वारा स्टिमुलेशन होता है, किसी में फार रेड लाइट से इनहिबिशन होता है, कहीं वाइट लाइट द्वारा जर्मिनेशन होता है। तो ये जो लाइट की रेंज है वो डिपेंड करती। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं सॉइल कंडीशन या उसमें मिनरल्स की मात्रा को भी हम नेक्स्ट फैक्टर के रूप में पढ़ेंगे। नाइट्रेट्स या सॉइल कंडीशन। सीड अपने नेचुरल हैबिटाट में जर्मिनेशन, सॉइल की कंडीशन जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिनरल कंपोजिशन व एरेशन द्वारा प्रभावित होता है। सॉइल की सैलिनिटी भी सीड जर्मिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सॉइल में लवण की अधिकता ऑस्मोटिक प्रभाव के कारण जर्मिनेशन को इनहिबिट करती है। तो इस प्रकार हमने सीड जर्मिनेशन तथा सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले कारक, सीड जर्मिनेशन की टाइप के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।